नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ है भाषा सिंह। भाषा सिंह एक पत्रकार है, लेखिका है और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने अपने लेखन के लिए ऐसा विषय चुना जिस पर आमतौर पर लिखा नहीं गया है। भारत में सिर पर मैला ढोने की प्रथा विद्यमान है, जिसे सरकारें और समाज छिपाता रहा है। भाषा सिंह ने उस पर एक बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक लिखी है, अदृश्य भारत जिसका नाम है। हम अपनी बातचीत की शुरुआत उसी से करेंगे। भाषा सिंह जी, नमस्कार। हमारे कार्यक्रम जी चोखी बात में नमस्कार। आपका स्वागत है। जी नमस्कार हिमांशु जी, जी। भाषा जी, हम शुरुआत करेंगे आपकी पुस्तक अदृश्य भारत से। अ, जैसा मैंने कहा कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग पर है और उसमें लगे हुए लोगों के ऊपर है। उस किताब के बारे में जी थोड़ा बताइए और उल्लेखनीय जो चीजें आपको उस किताब के बारे में रिसर्च करते समय लगी, जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए, ऐसी कुछ बातें बताइए। जी जी। बहुत अच्छा हुआ कि आपने बात उस भारत से शुरू की जिसके बारे में कम बात होती रही है। हालांकि अब तो दावेदारी इस समाज की बहुत तगड़ी हुई है और उन्होंने बंद दरवाजे खोले हैं। जी लेकिन जो सबसे पहली चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी वे सब, और अगर वे सब आगे भी अगर उस बात को ले जाए, तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आज जो मध्यम वर्ग है जी। वो बहुत आराम से बोलता है कि कास्ट कास्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है, हम्म। अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, जी जाति क्या चीज होती है, हम तो कभी भेदभाव नहीं करते, हमें तो पता ही नहीं है। जी। तो ये एक ऐसा डिनायल है। सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ है जी जो हमने बहुत ही सुविधा से ओढ़ रखा है ऊपर से नीचे तक। जी क्योंकि जब तक ये हम ओढ़े रहेंगे तब तक हम कभी भी जो जाति का दंश है, जो इसकी वजह से जिंदगियां तबाह होती हैं, जी इसकी वजह से जो सोच प्रदूषित होती है, जी उसके बारे में हम बात ही करने को तैयार नहीं होते हैं। जी और जैसा कि तमाम अध्ययन आ चुके हैं, उनमें बहुत मैं विस्तार से नहीं जाऊंगी। अमित थोरात ने एक बहुत अच्छा अध्ययन किया था जी जो देखा सुना जाना चाहिए, जी। कि सबसे ज्यादा लोग कहते हैं गांव में होता होगा। बहुत आराम से बोलते हैं। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि गांव में जो जाति का हिसाब है, और जो सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता हैं बेजवाड़ा विल्सन, वो भी कहते हैं जी कि भाई एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां जाति के आधार पर टोले ना हो। जी लेकिन जो अमित थोरात और बाकी साथियों का पूरा का पूरा शोध था, वह जी बताता था कि शहर में कितना कास्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। जी हम जब अपने घर में रखते हैं, खाने के लिए रखते हैं, बाकी चीजों के लिए रखते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका, मतलब आंख बंद करके भी कोई अगर देखना चाहे, जी। तो हमारी शादियां हैं। हाँ। जो शादी के विज्ञापन तमाम चमचमाते अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमाम भाषाओं में जो शादी के विज्ञापन होते हैं, वो जी सब कास्ट के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। जी तो मुझे सबसे पहली मुझे जो मिला इस मैनुअल स्कैवेंजिंग पे काम करते हुए, वह औजार या वह चश्मा मिला जिससे मैं ये देख पाई कि जी जिस समाज में हम रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ, वहां जाति इतने अंदर तक फैली हुई है जी कि एक इंसान को, और अधिकांश रूप से वो महिलाओं को, जी क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम 98% महिलाएं करती रही हैं, उनको इस प्रथा में ढकेला गया। और वह सब जाति आधारित है। जी उसमें बियॉन्ड जाति का हिसाब नहीं समझ आता कहीं पर भी। जी तकरीबन 20-22 राज्यों में आवाजाही रही, वहां जाके देखा, सबके नाम अलग हो सकते हैं, जी सबके सरनेम अलग हो सकते हैं, जी लेकिन जो काम है, ये जब काम जैसे ही इस काम का जिक्र आता है, चाहे हैदराबाद का समाज हो, जी चाहे कश्मीर में वातल समाज हो, असम में हो, जी पश्चिम बंगाल में हो, हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो भी राज्य आप बताएं, जी तो उससे जो मुझे लगता है कि हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जाति एक बहुत बड़ी रियलिटी है। जी और जाति आधारित जो उत्पीड़न है, वह दिनों दिन कम होने के बजाय जी वह लगातार बढ़ता गया है, क्योंकि उसे एक राजनीतिक वर्धस्त हासिल है।
वरना बताइए कि 2021 में हम बात कर रहे हैं, अब तो सब चीजें प्राइवेट हो रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, अब भी इस देश में सीवर से मरने वाले लोग इतने क्यों हैं? क्यों नहीं हम अपनी जो इंसानी मलमूत्र है उसको साफ करने का एक आधुनिक तरीका खोज पाए? हम सब कुछ कर लेते हैं, चंद्रयान की बात कर लेते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी एक आयरनी है कि हमने सैनिटाइजेशन, पूरा जो साफ सफाई का काम है उसको, उसका जो जाति के साथ रिश्ता है, जो मनुवादी वर्णवादी व्यवस्था है, उसको हम तोड़ने में असफल रहे, क्योंकि हम चाहते नहीं थे। बुनियादी तौर पे मेरा मानना है क्योंकि हम चाहते थे कि ये स्ट्रक्चर बना रहे, और शायद यही बड़ी वजह भी है कि जिस समय आपसे मेरी बात चल रही है उस समय सफाई कर्मचारी आंदोलन ने एक मिशन 2021 लॉन्च कर रखा है, जिसमें 100 जिलों में, भारत के 100 जिलों में जहां जहां शुष्क शौचालय हैं उनको तोड़ने का काम समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो हमारी सच्चाई है, इसे स्वीकार करना, इसको एक्सेप्ट, क्योंकि बुरा है तो एक्सेप्ट करेंगे, तभी सोचेंगे भी कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये डिनायल खत्म होना बहुत जरूरी है, और इसको तोड़ने की जरूरत बहुत है। जी, आपको लगता है कि जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है और हिंदुत्व के हल्ले में जिन चीजों को छिपाया जाता है, दबाया जाता है और ये षड्यंत्र किया जाता है कि इन पर चर्चा ना हो, उसमें जाति एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो हिंदुत्व का शोर है वो इसीलिए मचाया जाता है ताकि भारत का जो परंपरागत सवर्ण और अमीर वर्ग और वर्ण है उसके परंपरागत वर्चस्व को चुनौती ना दी जा सके। क्या आपको लगता है? जी जी, बिल्कुल सही कहा। और इसका सबसे जो क्रूर उदाहरण है वह जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और महात्मा गांधी का नाम लेकर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, उसमें दिखाई देता है। सबसे जो क्रूएल फॉर्म है कि एक तरफ जहां समुदाय बाहर आ रहा है, झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो का नारा है, वहां आप देखिए कि लिबरेट करने के बजाय आप ये बता रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक ही जाति नहीं सभी लोग करते हैं, नरेंद्र चमचमाते हुए मोदी की झाड़ू किताब, को लेकर। नरेंद्र मोदी के नाम से जो किताब है नरेंद्र मोदी की किताब जो है कर्मयोगी, हाँ मेरी किताब में उसका भी जिक्र है, कर्मयोगी, जिसमें उन्होंने बाकायदा शुरू में लिखा था कि ये जरूर आध्यात्मिक अनुभव रहा होगा, वरना कैसे हो सकता है। तो दरअसल सोच ये है जो असल सोच है। और हम जानते हैं कि आज की तारीख में, पहले की तुलना में आज की तारीख में मनुवाद को पढ़ाने का, मनुस्मृति को पढ़ाने का, मतलब जिसका दहन किया गया, दहन इसलिए किया गया क्योंकि वो स्त्री के खिलाफ है और दलित और पिछड़े तबके के खिलाफ है, लेकिन आप आज की तारीख में पाते हैं कि उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी किया गया है कि सफाई करने वाले के बारे में आप ना सोचें, आप यूजर्स के बारे में सोचें। जो सफाई कर रहा है उसके बारे में पैसा खर्च हो, टॉयलेट निर्माण की एक जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है जिसमें तमाम लोगों को फायदा हुआ, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है उसको तो आपने बाध्य कर रहे हैं कि वो और ज्यादा टॉयलेट इस्तेमाल करे, बिना किसी इंतजाम के सीवर लाइंस के सारे के सारे टॉयलेट का निर्माण हो रहा है और अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, मतलब छोटा मोटा बजट भी नहीं है उसका। तो इससे ये पता चलता है कि हम ये जो इस समय की जो पूरी व्यवस्था है, खासतौर से जो बीजेपी और आरएसएस की विचार है, ये किसी से छुपी भी हुई नहीं है। वो खुलकर भी बोलते हैं कि भाई यही वर्ण व्यवस्था अच्छी है, इसी तरह से होना चाहिए। अभी एक नया भी शगुफा चला था कि भाई कर्म के आधार पर ही तो मनुस्मृति ने कहा था। तो मुझे जो सबसे तकलीफ लगती है आज के दौर में हिमांशु जी, कि जो अधिकार हमें बहुत मुश्किल से मिले, जो हमने लड़ के लिए, कुछ तो अधिकार संविधान में सुरक्षित है जिनका इम्प्लीमेंटेशन करना हमने सीखा, राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14, 15, 17, 21। तो वो जो इस्तेमाल जब करना शुरू किया तब नीचे से दरी खींचने की कोशिश है। संविधान को बिल्कुल एक ऐसा चीज आप बना दीजिए। जब इस बार 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जिस तरह से उन्होंने संविधान के आगे नतमस्तक हुए, तो सबसे बड़ा डर यही लगा कि संविधान का होगा क्या। और देखिए 2019 से लेकर हम 21 की जनवरी में हैं,
तब से हम जानते हैं कि संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ी, जिस तरह से वो किनारे पर हाशिए में ढकेला गया। हम आप बात कर रहे हैं दिल्ली के जितनी सीमाओं पे इस समय लोग बैठे हुए हैं किसान, उनके बारे में आपको और मुझको कोई लाइव अपडेट नहीं मिल सकता है। गाजीपुर में किसान इसलिए बच पाए क्योंकि लाइव अपडेट मिल रहा था। टिकैत जब परेशान थे, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था, तो कम से कम इंटरनेट था तो लोगों तक गया। रात रात में मेरे दोस्त सब हरियाणा से यहाँ पहुंचे, उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुंचे। तो ये जो बुनियादी चीजें हम मान के चल रहे थे कि नहीं ये तो हमारा हक है एज अ इंडियन सिटीजन, और देखिए ये सारे क्लेम्स एज अ इंडियन सिटीजन हो रहे हैं, स्पेशल राइट्स नहीं मांग रहे हैं। ये बतौर भारतीय नागरिक जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनका जो हनन हो रहा है। और धीरे धीरे कोशिश है कि संविधान बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल सा हो जाए। संसद तो करीब करीब अप्रासंगिक बना ही दी गई। किसी को भी कभी भी आतंकवादी, खालिस्तानी कुछ भी बोल दे किसी के ऊपर। जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय पता नहीं, अभी तो जितने शीर्ष नाम हुआ करते हैं पत्रकारिता में, मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोश, इन सब पर सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी लगा दिए। तो ये जो एक माहौल बना दिया गया है कि सच को कुचल के रख दिया जाए, वो एक बहुत बड़ी साजिश है देश की जमहूरियत के खिलाफ। जी जी। किसान आंदोलन में आप लगातार जा रही हैं। ये जो किसान आंदोलन है, आपको लगता है कि ये एक भारतीय राजनीति की दिशा और सोच को बदलने में कोई प्रभाव डाल सकता है, या ये सिर्फ 3 बिलों की वापसी तक ही सीमित है? क्या ये कारपोरेटीकरण, पूंजीवाद, इन सवालों को भी अपने टैकल करेगा और उसको उठाएगा? जी जी जी। देखिए बहुत मौजूद सवाल है ये, और निश्चित तौर पे जब हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो हमें शाहीन बाग भी याद आता है। यही समय था पिछले साल देश की राजधानी में और बाकी जगहों पे भी इसी तरह से नागरिकता पर हम चर्चा कर रहे थे, जो बुनियादी अधिकार है। ये आंदोलन बाकी आंदोलनों से मुझे इसलिए फर्क दिखाई देता है, इसलिए अलग दिखाई देता है क्योंकि इस आंदोलन ने बहुत मजबूती से और बिल्कुल अलग धरातल पर जाकर सीधे सीधे चुनौती दी है कानूनों को नहीं, सिर्फ जो डेवलपमेंट मॉडल था, जो 90 के बाद से नव उदारीकरण का मॉडल था, न्यू इकोनॉमिक लिबरल इकोनॉमी का पूरा मॉडल चल रहा था, जिसमें माना जा रहा था कि प्राइवेटाइजेशन, बड़े कॉर्पोरेट, बड़ी एमएनसीज, इन्हीं के जरिए विकास हो सकता है। और उसके जो फॉलोआउट्स थे, उसकी जो भयानक विसंगतियां थी, उनको उजागर करने का बहुत मजबूती से। सवाल सिर्फ यहाँ अंबानी और अडानी के विरोध का नहीं है, वो अगर विरोध है तो वो इसलिए क्योंकि ये दो ऐसे नाम हैं भारतीय राजनीति के, भारतीय अर्थव्यवस्था के, जो एक क्रोनी कैपिटलिज्म का बिल्कुल दूसरा रूप हमारे सामने पेश करते हैं। कि एयरपोर्ट बिकते हैं, सारे एयरपोर्ट अब अडानी के पास चले जाते हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपए हो जाता है तो वाहवाही होती रहती है। तो ये इसलिए आप देखिए कि मुझे तो पहला प्रदर्शन ऐसा दिखाई दिया जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत माइन्यूट लेवल पर चीजों को एक्सप्लेन किया गया। मैं मीडिया से हूं, पहली बार देखा मैंने कि मीडिया को लेकर इतनी तीखी नजर, ये एक आम भारतीय नागरिक की नजर है, जहां पे बाय वन गेट वन फ्री है मीडिया को लेकर। कहीं आपने देखा? मैंने तो इतने आंदोलन देखे हैं, लेकिन वहां पर, और ये दमखम के साथ कि तुम्हें नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी कवरेज नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हमें पता है कि तुम साजिश करोगे। तो अपनी दृष्टि में वो बहुत साफ है, वो दृष्टि में कहीं उसको भ्रम नहीं है, कहीं उसको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कहीं उसको छोटे छोटे लाभ नहीं चाहिए। और जो बड़े चैलेंजेस हैं जमहूरियत के खिलाफ, देखिए नफरत वाला जो है, भाईचारे वाला जो है, वहां पे मुस्लिम भी लंगर खिला रहे हैं सिंगू बॉर्डर में, और उसमें वो बोर्ड टांगते हैं कि गोदी मीडिया ध्यान से देखो, यह बिरयानी नहीं जर्दा है। तो ये जो एक रेजिस्टेंस है,
और ये जो रिजिलियंस है, मतलब ये इंडियन सिटीजन्स का रेजिस्टेंस है, ये कहीं से बहुत ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली ग्राफ्टेड है। इस आंदोलन को राजनीतिक दलों ने जरूर बहुत मायूस किया, विपक्ष को जो करना चाहिए था वो उसने कुछ नहीं किया। मैं ये बिल्कुल खुल के कहना चाहती हूँ आपसे कि मुझे इस बात पे बहुत गहरा अफसोस है कि इतना बड़ा मूव था और बड़ा मूव है किसानों का, इसको जो राजनीतिक सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि शायद सब लोग अलग अलग बटे हुए हैं। हो सकता है कि कई कुर्सियां दांव पे हों, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद नए नए ढंग से जो इवॉल्व हुआ है ये आंदोलन। अब आप देखिए 26 जनवरी वाला, मैं तो पूरे समय वहीं थी, जिस तरह की झांकियां लगी हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये जो क्रिएटिविटी है कि तो क्या दिखाएगा, वो अपना दुख भी दिखाएगा, अपनी खुश दुख है। भारत का जो आम नागरिक है वह भारत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो दैट वाज ये बुनियादी जो स्वभाव है इस आंदोलन का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ऐसे हैं, हम भारत के लोगों को ये दुख दर्द है, हम भारत के लोगों की ये ताकत है। और दूसरा, ट्रैक्टर जैसी चीज एक गर्व का विषय बन जाएगी और उसको लोग दौड़ाएंगे, क्योंकि मैंने तो देखा है कि जिस तरह से दौड़ा रहे थे सड़कों पर, और वो जो सशक्तिकरण है जिसमें बगल में आसपास लोग खड़े ताली बजा रहे हैं, फूल बांट रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, चाय पानी पिला रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि भारत में जो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, उसकी लड़ाई बहुत तगड़ी है, वो मजबूत है, जड़ें मजबूत है। हमें बैठ के कई बार लगता है कि नहीं वो हिल गया, ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है, लेकिन उसको बचाने वाली ताकतें बहुत मजबूत है। और किसान आंदोलन भारत की जमहूरियत की लड़ाई है, इसकी डेमोक्रेसी की लड़ाई है, इसे प्रो पब्लिक प्रो पीपल पॉलिसीज की लड़ाई है। क्योंकि सिर्फ 3 बिल नहीं है, 3 बिल तो है ही, क्योंकि ये इससे तो पूरा नेचर चेंज हो जाएगा। अभी हम ध्यान दें कि जो कोरोना काल के बाद से जो मंदी आई है, भारत की जो विकास दर है वो पहली बार नकारात्मक हुई है। उसमें अगर किसी ने थोड़ी बहुत उम्मीद थामी है तो वो कृषि क्षेत्र रहा है। कृषि क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर रिसेशन नहीं हुआ। तो आज अगर किसान कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे अन्नदाता हैं, हम इस देश को खाना खिलाते हैं, तो तुम्हें तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब सरकार कह दे, मिडिल क्लास कह दे ये बेवकूफ हैं, इनको फायदा हो रहा है। अब किसान ने, एक बूढ़ी महिला आई थी और महिला किसानों की जो दावेदारी है, उन्होंने कहा कि ये तो मैं बताऊंगी ना कि मुझे क्या खाना है, आप कैसे बता दोगे कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पकाना है, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, मैं पता करूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मैं नहीं, आप मुझे कुछ भी खिला दो। तो ये लड़ाई बहुत एक दिलचस्प है और इसमें हक की लड़ाई है, कोई खैरात मांगे, क्योंकि वो ये भी बोलते हैं, बहुत से लोग हैं हमारे दोस्त, वो कहेंगे नहीं गरीब नहीं है जी, ये तो किसान जैसे नहीं लगते हैं जी, ये तो पैंट पहने हुए हैं जी, हाँ ये तो अच्छा खाना खा रहे हैं जी, ये तो दूध पीते हैं, है ना। तो ये भी एक जो नोशन था मध्यम वर्ग में कि किसान मतलब फटे हाल, बिल्कुल दरिद्र नारायण, तो इनका कहना कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम तो अपनी मेहनत और जो हमारा हक है वो मांगने आए। तो इस लिहाज से भी आंदोलन काफी दिलचस्प आंदोलन है और लोकतंत्र को बचाने की जो बाकी लड़ाइयां हैं, निश्चित तौर पे इनको काफी बल और सीखने को मिलेगा इनसे। जी हमारे दोस्त आशुतोष कुमार ने लिखा है कि सन 2020 गांधी के फिर से जिंदा हो जाने का साल है। इसने सीए एनआरसी के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में आंदोलन देखा और इसने किसानों का आंदोलन भी देखा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन आंदोलनों ने ये फिर से विश्वास जगा दिया है कि भारत की जनता न सोई है न डरी है और ये हर बदलाव के लिए फिर से खड़ी हो जाएगी। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज आपने हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे दोबारा फिर कभी आपसे बातचीत करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।